रानियों से भी अमीर और फ्रांसीसी सिंहासन के सबसे करीब एन मेरी लुइस डी ऑरलियंस को असीमित स्वतंत्रता से भरी जिंदगी जीनी चाहिए थी। इसके बजाय उसकी अपार दौलत ने उसे एक राजनीतिक मोहरा, एक शाही खतरा और आखिरकार सत्ता, घोटाले और अकेलेपन में फंसी एक महिला बना दिया। ये यूरोप की सबसे अमीर वारिसा की दुखद कहानी है और कैसे वो अलग-थलग, निर्वासित और अकेली रह गई। एन मैरी लुइस डे ऑरलियंस, जो भविष्य में डचेस ऑफ मोपनसियर बनने वाली थीं, उनका जन्म 29 मई 1627 को पेरिस के केंद्र में स्थित लॉवर महल में हुआ था। तब लोवर म्यूजियम या कला दीर्घा नहीं, बल्कि पेरिस में फ्रांसीसी शाही परिवार का मुख्य निवास था। और एन मैरी का यहाँ जन्म होने का कारण ये था कि वो भी शाही परिवार से थीं। उनके पिता गास्तो ड्यूक ऑफ ऑर्लेया थे। वे फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ के छोटे बेटे थे, जिन्होंने 1589 में बोरबोन शाही वंश की स्थापना की थी और 1610 में उनकी हत्या तक फ्रांस पर शासन किया था। एन मेरी राजा की पोती थीं और उनके चाचा हेनरी चतुर्थ के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी राजा लुई 13वें थे। एन मेरी की मां मेरी दे बोरबो थीं, जो मोपोसियर की डचेस थीं। वो बोरबोन परिवार की एक और शाखा से थीं और अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो केवल एक शिशु थीं, तभी वो डचेस बन गई थीं। मेरी और गैस्टो ने अगस्त 1626 में शादी की और कुछ हफ्तों बाद वो पहली बार गर्भवती हो गईं। दुर्भाग्य से एन कभी अपनी मां को नहीं जान पाईं। वो प्रसव के बाद बीमार पड़ गईं और 4 जून 1627 को सिर्फ 21 साल की उम्र में एन मेरी के जन्म के एक हफ्ते से भी कम समय बाद उनका निधन हो गया। अपनी मां के निधन के बाद नवजात एन मेरी ने मोपोंसिए की डचेस का खिताब और इतनी बड़ी संपत्ति विरासत में पाई कि सिर्फ 6 दिन की उम्र में ही वो फ्रांस की सबसे अमीर वारिसों में से एक बन गईं। एन मेरी का शुरुआती जीवन जटिल था। वो शाही दरबार में बड़ी हुईं, जबकि उनके पिता का ठिकाना ओरलियों, पेरिस के दक्षिण में था। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उम्मीद थी कि गैस्टोन फिर शादी कर राज्य की बड़ी संपत्ति के वारिस के रूप में पुत्र पैदा करेंगे। इसके बजाय आने वाले वर्षों में उन्होंने लॉरेन की मार्गुराइट के साथ संबंध शुरू किया और 1632 में अपने भाई लुई 13वें द्वारा अनुमति न देने के बाद उनसे गुप्त रूप से विवाह कर लिया। राजा ने राजनीतिक कारणों से विवाह का विरोध किया, क्योंकि तब फ्रांस का लॉरेन से संघर्ष था। इस विवाह की खबर शाही दरबार में पहुंचते ही गैस्टो पर विवाह रद्द करने का दबाव डाला गया। बचपन में एन पैलेस दे ट्यूलरीज में गवर्नेस की देखरेख में रहीं, जिन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा। जब भविष्य के लुई 14वें का जन्म सितंबर 1638 में हुआ, उस समय 11 साल की एन मेरी ने घोषणा की कि वो एक दिन उनसे शादी करेगी और प्यार से उस नवजात शिशु को अपना छोटा पति कहकर शाही दरबार का मनोरंजन करती थीं। हालांकि इन बातों के लिए उन्हें लुई 13वें और कार्डिनल रिशेल्यू से डांट मिली। इस बीच उनके पिता की दूसरी महत्वाकांक्षाएं थीं और वे उनकी शादी एक और शाही चचेरे भाई से करवाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इससे कुछ भी नहीं हुआ। 1643 की शुरुआती गर्मियों में गैस्टन ने आखिरकार अपनी प्रेमिका मार्गरीट से दोबारा शादी कर ली। लुई 13वें ने मृत्युशैया पर अपने भाई को वो विवाह वैध करने की अनुमति दी जिसका वे पहले विरोध कर रहे थे। ये एन मेरी के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन वर्षों में गैस्टन ऐसा कोई पुरुष उत्तराधिकारी पैदा नहीं कर सके जो जीवित बचा हो। गैस्टन और मार्गुराइट के कई बच्चे हुए, लेकिन उनकी संतानें सभी बेटियां थीं, सिवाय एक लड़के के। ये जीन गैस्टन ड्यूक ऑफ वेलोआ थे। दुर्भाग्यवश अगस्त 1652 में जब वह केवल 2 साल का था, जीन गैस्टन की मृत्यु गंभीर दस्त के कारण डिहाइड्रेशन और अन्य जटिलताओं से हो गई थी। इसका अर्थ था कि एन मैरी पिता की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण एक दिन उनकी संपत्तियों और उपाधियों की वारिस बनेंगी, जिससे वह यूरोप की सबसे वांछनीय राजकुमारियों में शामिल हो गईं। लेकिन उसके कार्य जल्द ही उसे एक और भी अंधेरे रास्ते पर ले जाएंगे। अगस्त 1652 में उसके छोटे भाई की मृत्यु तक एन मैरी ने फ्रांस की राजनीति में अपने लिए काफी नाम कमा लिया था। ये उस गृहयुद्ध से जुड़ा हुआ था जो देश में चल रहा था। मई 1643 में एन मैरी के 4.5 साल के चचेरे भाई ने पिता की मृत्यु के बाद
फ्रांस के राजा लुई 14वें की गद्दी संभाली। वह कई सालों तक शासन के लिए बहुत छोटा था और तब फ्रांस 30 वर्षीय युद्ध में ऑस्ट्रियाई और स्पेनिश हैब्सबर्ग के खिलाफ फंसा था। युद्ध के लिए भारी कर लगाने और एक प्रभावी राजा की कमी के कारण 1648 में स्थिति चरम पर पहुंच गई, जब पेरिस में विद्रोह भड़क उठे और फिर अन्य प्रमुख शहरों में फैल गए। फ्रॉन्ड, जिस नाम से यह गृह युद्ध जाना जाने लगा, 5 वर्षों तक चरणों में चलता रहा। फ्रॉन्ड के समय एन मेरी विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति रखने के संदेह के कारण बदनाम हुई। फिर भी उनकी वफादारियां उतनी सीधी नहीं थीं जितना लोग समझते थे। विद्रोह के शुरुआती वर्षों में उन्होंने बोर्डो में विद्रोही नेताओं का समर्थन किया और वहां भी गईं। बाद में उन्होंने विद्रोही शहर और शाही सरकार के बीच शांति समझौता कराने में मदद की। फिर जब 1652 में नया अशांति भड़क उठी, एन मेरी ओरलियाज गईं और वहां विद्रोहियों से बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन वहां पहुंचने पर शहर के दरवाजे बंद थे और अधिकारियों ने प्रवेश नहीं दिया। पीछे हटने से इनकार कर वह नाव से नदी पार कर बिल्ली की तरह किलेबंदी चढ़कर दरवाजे की दरार से अंदर गईं। इसके तुरंत बाद उन्हें विजयी रूप से सड़कों पर घुमाया गया और वो विद्रोह की अनौपचारिक चेहरा बनकर उभरीं। बाद में एन मैरी पेरिस लौट आईं, जहां उन्होंने हमेशा के लिए अपनी किस्मत विद्रोह से जोड़ ली और विद्रोहियों की सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बना ली। 2 जुलाई 1652 को फॉबर सेंट एंटोनी की लड़ाई के दौरान शहर में कुख्यात बास्तील की विशाल दीवारों के नीचे उन्होंने किले की तोपों को शाही सेना पर चलाने का आदेश दिया, ताकि लुई, प्रिंस ऑफ कॉन्दे, जो सरकार के दुश्मन और उनके शाही रिश्तेदार थे, का समर्थन किया जा सके। उनके हस्तक्षेप के बावजूद विद्रोह दबा दिया गया। शाही समर्थकों की हार और प्रतिष्ठा गिरने पर एन मेरी को पेरिस छोड़ना पड़ा। अगले साल फ्रॉन्डे गया और युवा लुईस 14वें ने ठाना कि शाही सत्ता को फिर कभी कोई चुनौती नहीं मिलेगी। हालांकि एन मेरी ने आम लोगों के बजाय कोंडे के राजकुमार जैसे विद्रोही रईसों का साथ दिया था, लेकिन उनके कार्यों को भुलाया नहीं जाएगा। जल्द ही फ्रांस की सबसे अमीर उत्तराधिकारी खुद को निर्वासन में पाएंगी, उस दरबार से दूर जिसे वो कभी बहुत प्यार करती थीं। फ्रॉन्ड के समय एन मेरी के कर्मों ने उनकी दरबार वापसी नामुमकिन कर दी। विजयी शाही समर्थकों ने उन्हें खतरनाक विद्रोही बताया, जिससे एन मेरी को बरगंडी के शैतो सेंट फर्जों में निर्वासन लेना पड़ा। वह पुराना महल उपेक्षित और जर्जर था, जिससे राजकुमारी को अधिकांश हिस्सा फिर से बनवाना पड़ा। अगले 5 साल एन मेरी वहां छुपकर रहीं, डरती रहीं कि कभी भी कैद हो सकती हैं, जबकि उनके चचेरे भाई ने फ्रांस पर शासन कर लिया था। एन मेरी को सजा नहीं मिली, लेकिन विद्रोह में भूमिका के चलते उनके पिता से जमीनें और उपाधियां छीन ली गईं। निर्वासन के दौरान एन मेरी ने सेंट फर्जो को भव्य बारोक निवास बनाया और वास्तुकार लुई लेवाउ को नियुक्त किया, जो बाद में वर्साय के महल के लिए प्रसिद्ध हुए। हालांकि सेंट फर्जो में लुई लेवाउ का अधिकतर काम 18वीं सदी की आग में नष्ट हो गया। 1657 तक गृह युद्ध की अराजकता धीरे धीरे यादों से मिटने लगी थी और 30 वर्षीय एन मेरी ने आखिरकार निर्वासन से बाहर आने का फैसला किया। उनके पिता, जो फ्रॉन्ड के दौरान भी राजा की कृपा खो चुके थे, हाल ही में युवा राजा द्वारा शाही दरबार में लौटने की अनुमति दी गई थी और एन मेरी जल्द ही उनके साथ शामिल हो गईं। दरबार में एन मेरी को उन कुलीनों और यहां तक कि परिवार के सदस्यों द्वारा भी, जिन्होंने उन्हें कई वर्षों से नहीं देखा था, एक ठीक-ठाक सुंदर महिला माना जाता था। लेकिन फ्रांसीसी दरबार की सुंदरियों में उनकी गिनती नहीं होती थी। उनका आकर्षण न होते हुए भी उन्होंने संपत्ति से उसकी भरपाई कर दी। वो फ्रांस की सबसे अमीर महिलाओं में थीं और पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और बढ़ गई। उनका निधन 2 फरवरी 1660 को 51 वर्ष की आयु में हुआ था। 1652 के गृहयुद्ध में भागीदारी के कारण उनकी कई संपत्तियां जब्त हो गईं। फिर भी मृत्यु पर एन मेरी को कई जमीनें, खेत, किले और हवेलियां विरासत में मिलीं। रातों रात कभी निर्वासित रही विद्रोही राजकुमारी यूरोप की सबसे योग्य अविवाहित महिलाओं में से एक बन गई और अब हर शाही दरबार इस बात पर नजर रखे हुए था कि यूरोप और शायद दुनिया की सबसे अमीर वारिस से कौन शादी करेगा।
1660 में पिता की मृत्यु पर एन मेरी, जिन्हें लाग्रान मैडमोइसेल कहा जाता था, 32 वर्ष की थीं और अब भी अविवाहित थीं, जो उनकी हैसियत की राजकुमारी के लिए लगभग एक घोटाला था। एक ऐसे समय में जब कुलीन महिलाओं की शादी अक्सर 15 या 16 साल की उम्र में कर दी जाती थी, यूरोप की सबसे अमीर वारिस किसी तरह दशकों तक अविवाहित रही थी। फ्रॉन्द की अराजकता और एन मेरी का निर्वासन बताता है कि वह 1660 तक अविवाहित क्यों रहीं। फिर भी असली कहानी और भी असाधारण थी। सालों तक राजकुमारों और शाहीवरों ने उसकी अपार संपत्ति के लिए उसका पीछा किया, लेकिन बार बार बातचीत विफल हो गई या एन मेरी ने खुद ही रिश्ता ठुकरा दिया। 1646 में प्रस्ताव था कि एन मेरी की शादी फर्डिनैंड तृतीय, पवित्र रोमन सम्राट से हो, जब उनकी पत्नी मारिया अन्ना ऑफ स्पेन की मृत्यु हुई थी। लुई 14वें के पहले चचेरे भाई और हैब्सबर्ग शासक के बीच ये शादी 30 वर्षीय युद्ध के अंतिम वर्षों में शांति वार्ता को मजबूत कर सकती थी। हालांकि अंत में ये बातचीत विफल हो गई। फर्डिनैंड ने 1648 में मारिया लियोपोल्डीन ऑफ ऑस्ट्रिया और फिर एलेओनोरा गोंजागा से शादी की। फिर फ्रॉन्ड और एन मैरी के निर्वासन के वर्षों ने उनकी शादी की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन 1657 में दरबार में उनकी वापसी के बाद यूरोप की सबसे अमीर वारिस अचानक फिर से वांछनीय बन गईं। एक प्रस्ताव में कहा गया कि वह फिलिप्पे प्रथम ऑरलियंस के ड्यूक से शादी करें, जो उनके पहले चचेरे भाई और लुई 14वें के छोटे भाई थे। लेकिन फिलिप्पे एन मैरी से 13 साल छोटे, अपरिपक्व और मां से गहराई से जुड़े थे, इसलिए एन मैरी ने यह रिश्ता ठुकरा दिया। आखिरकार फिलिप्पे ने हेनरिएटा एन स्टुअर्ट से शादी की, जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की बहन थीं। सालों तक ये चर्चा भी होती रही थी कि एन मैरी की शादी चार्ल्स से कराई जाए, जब वो महाद्वीप पर निर्वासन के दौरान था। 1660 में इंग्लैंड में राजशाही बहाल होने पर चार्ल्स को सिंहासन मिला। उसने पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रागांजा की कैथरीन से शादी की, जिनके दहेज से इंग्लैंड को धन और विदेशी संपत्तियां मिली। एन मैरी के आखिरी प्रमुख वर भी एक पुर्तगाली शाही परिवार से थे। 1663 में लुईस 14 ने सुझाव दिया कि वह पुर्तगाल के अफोंसो 6 से शादी करे। हालांकि इस प्रस्ताव ने उसे डरा दिया था। अफोंसो एनी मैरी से 16 साल छोटा, शारीरिक रूप से विकलांग और आमतौर पर अस्थिर व अपरिपक्व माना जाता था। एनी मैरी फ्रांस छोड़कर लिस्बन किसी युवा विदेशी राजा से शादी नहीं चाहती थी। एनी मैरी ने हर शादी का प्रस्ताव ठुकराया या वे टूट गए। फिर भी जल्द ही उसने एक रोमांस शुरू किया, जो उसकी जिंदगी का बड़ा घोटाला बन गया। 1660 के दशक के अंत में एनी मैरी को लॉजन के पहले ड्यूक एंटोनी नॉनपार्ट दे क्यूमिन से प्यार हो गया। वह एक गरीब, छोटे दर्जे के फ्रांसीसी कुलीन परिवार से थे और स्पेन के लिए राजनयिक की भूमिका से दरबार में प्रसिद्धि व शक्ति मिली। कई महीनों के प्रेम संबंध के बाद एनी मैरी ने अपने चचेरे भाई राजा से लॉजन से शादी की अनुमति मांगी। शाही दरबार को हैरान करते हुए लुई ने शुरू में सहमति दे दी और वे दिसंबर 1670 में पेरिस में एक दूसरे से शादी करने वाले थे। लेकिन समारोह होने से कुछ दिन पहले ही राजा ने अचानक अपना फैसला बदल लिया। इस रिश्ते ने फ्रांसीसी शाही परिवार में आक्रोश पैदा कर दिया था, खासकर इसलिए क्योंकि यूरोप की सबसे अमीर उत्तराधिकारी एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने की कोशिश कर रही थी जिसे वे उसके दर्जे से बहुत नीचे मानते थे। साथ ही लुई की पत्नी और ऑरलियंस के ड्यूक को उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिल सकता था अगर वो कभी शादी नहीं करती। एन मैरी बहुत गुस्से में थीं जब शादी रद्द हुई और वे हफ्तों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं। लेकिन इससे बुरा आना बाकी था। लॉजन को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने अपनी हैसियत से कहीं ऊपर शादी करने की हिम्मत की थी। कड़ी निगरानी में रखे गए लॉजन ने बार बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके व्यवहार के और भी असामान्य होते जाने की खबरें सामने आने लगीं। उनकी कोठरी में अराजकता थी और उनकी दाढ़ी व रूप रंग इतने बिगड़ गए थे कि लोग सोचने लगे थे कि वह मानसिक संतुलन खो रहे हैं। लॉजन 10 साल से ज्यादा जेल में रहे, जबकि एन मेरी उनकी रिहाई के लिए लगातार गुहार लगाती रहीं। आखिरकार उसकी रिहाई के बदले उन्हें अपनी जायदाद और संपत्ति छोड़नी पड़ी। आखिरकार 1681 में लॉजन को जेल से रिहा कर दिया गया।
जल्द अफवाहें फैलीं कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली, लेकिन वर्षों की कैद ने उसे बदल दिया था। वो जोशीला रोमांस जो कभी फ्रेंच दरबार में सनसनी था, अब सिर्फ राख बन गया था। एक दशक से अधिक की जुदाई, करवाहट और अपमान के बाद उनका प्रेम संबंध वास्तव में समाप्त हो चुका था। 1670 के दशक की घटनाओं से एन मेरी पूरी तरह से निराश हो गई थीं, और वो अब दरबार से दूर ही अपना ज्यादातर समय बिताने लगी थीं। डू लक्समबर्ग, पेरिस के बाहरी इलाके का शाही निवास, उन्हें 1672 में सौतेली मां लॉरेन की मार्गरीट की मृत्यु के बाद मिला। 1680 के दशक में फ्रांसीसी दरबार लुई चौदहवें के निर्देश पर पेरिस से वर्साय चला गया था। ग्रैंड मैडमोजेल वहां बहुत कम दिखती थीं। इसके बजाय उन्होंने अपना बाकी जीवन शांत और कुछ हद तक एकांत में बिताया, और 5 अप्रैल 1693 को 65 वर्ष की आयु में पैले डू लक्समबर्ग में उनका निधन हो गया। मृत्यु से पहले लॉज़न ने मिलने का अनुरोध किया, पर ग्रैंड मैडमोजेल ने मना कर दिया। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति और जमीनें, जो ड्यूक की रिहाई के लिए 12 साल पहले कम कर दी गई थीं, अधिकतर उनके चचेरे भाई ड्यूक ऑफ ऑरलियंस को मिल गईं। इसके बावजूद उनकी अंतिम यात्रा पर फ्रांसीसी दरबारी और संस्मरण लेखक ड्यूक ऑफ सेंट साइमन ने कहा कि वह यूरोप की सबसे अमीर अविवाहित राजकुमारी थीं। ग्रैंड मैडमोजेल को उनकी मृत्यु के 2 सप्ताह बाद सेंट डेनिस बेसिलिका, पेरिस के बाहर दफनाया गया। समारोह के दौरान एक भयानक घटना घटी। प्रारंभिक आधुनिक फ्रांस में शाही लोगों की आंतें अलग से संरक्षित होती थीं। यह इसलिए किया जाता था ताकि शरीर देर तक बिना सड़े दर्शन के लिए रखा जा सके। आंतें कलश में रखकर अंतिम संस्कार में शरीर के साथ दफनाई जाती थीं। डचेस ऑफ मोंपेन्सियर के मामले में उनकी आंतें सड़ने लगीं और उन्हें रखने वाला कलश अंतिम संस्कार के दौरान फट गया, जिससे सड़ी हुई बदबू फैल गई और कई लोग चर्च से भाग गए। ये उस महिला का दुखद अंत था जो अपार संपत्ति, शाही खून और सभी सुविधाओं के बावजूद अपना जीवन उन्हीं शक्तियों और विशेषाधिकारों में उलझकर बिताती रही जो उसे अजेय बनाते थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जो एन मैरी लुइस डिओलेआं ग्रैंड मैडमोजेल पर था। आशा है आपको यह रोचक लगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। मेरी बात यहीं खत्म। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।